दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। भारतवर्ष में औद्योगिकरण और उसके प्रभाव। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि जो सबसे जो प्रोमिनेंट जो सेक्टर है वो 3 होता है। पहला सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी। दूसरा सेकेंडरी, टर्सरी, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है। एक क्वीनरी भी होता है जो उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, मतलब 4th स्टेज। लेकिन मुख्य रूप से आप 3 स्टेज के बारे में अभी समझिए। तो प्राइमरी में क्या आता है? एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री है, दोज एक्टिविटीज व्हिच आर अटैच टू लैंड, बिना जमीन के अटैच टू लैंड। जैसे एग्रीकल्चर करेंगे तो क्या होता है? जमीन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम एनिमल हस्बेंड्री करेंगे या पशुपालन जिसको हिंदी में कहते हैं, या फिशरी मतलब मछली पालन, या मुर्गा पालन, या वृक्षारोपण। ठीक है, फॉरेस्ट्री भी इसमें आएगा। ये सारे चीज़ क्या हैं? ऑल दीज एक्टिविटीज आर अटैच टू लैंड। ठीक है, क्योंकि लैंड इसमें बहुत बड़ा कारक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर होता है। अब सेकेंडरी सेक्टर में दोस्तों क्या होता है? इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग। इसमें एग्रीकल्चर लिखे। सेकेंडरी में होता है इंडस्ट्रीज, माने उद्योग, या मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का हिंदी में क्या होगा? निर्माण उद्योग। और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर, तृतीय सेक्टर बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं। टर्सरी सेक्टर में क्या आता है? सर्विसेज। जैसे कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है तो वो अपनी सेवा दे रहा है, उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? तनख्वाह मिल रहा है, लेकिन वो समाज के लिए सेवा दे रहा है। ठीक है। मान लीजिए कोई पुलिस का अधिकारी यहां पर रोड पर खड़ा है तो क्या कर रहा है? वो ट्रैफिक का व्यवस्था कर रहा है, उसके एवज में उसको तनख्वाह मिल रहा है, लेकिन वो एक सेवा है। क्यों? कि उससे ट्रैफिक रेगुलेट करने का काम वो कर रहा है और जनता को सुविधा हो रही है। तो एक काइंड ऑफ सेवा जो है उसको प्रदान कर रहा है, जनता को प्रदान कर रहा है। ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, टूरिज्म। टूरिज्म को हिंदी में क्या कहेंगे? पर्यटन। पर्यटन, कम्युनिकेशन, आवागमन के साधन आपको मैंने उस दिन बताया था। कम्युनिकेशन में इंटरनेट भी आएगा, सोशल मीडिया भी आएगा। ट्रांसपोर्ट आप जानते ही अच्छी तरह से कि एक जगह से दूसरे जगह, जैसे रेलवे है, रोड है, पोर्ट की व्यवस्था है, या एयरवेज है, हवाई जहाज के द्वारा भी माल ढुलाई होता है। तो ये सारे जो सेक्टर हैं वो सर्विसेज सेक्टर में आएंगे। ठीक है। इसके बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, पूरे डिटेल में हमने 1 से लेकर 5 सेक्टर तक का पूरा व्याख्या प्रस्तुत किया हुआ है। आप उसको खोल करके वीडियो देखिए तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार यही कहना चाहता हूं, ऑफ कर लो, माने कार्रवाई जो जमीन से जुड़ा हुआ एक्टिविटीज है वो उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। जिसमें कृषि और मैंने बहुत सारे सेक्टर आपको बताए, वृक्षारोपण, मछली पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन, और बहुत सारे हो सकते हैं। सैकड़ों इसमें एक्टिविटी जुड़े हुए हैं। भेड़ पालन भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा भेड़ पालन होता है। और दूसरा मैंने इंडस्ट्री बताया, तीसरा मैंने सर्विसेज बताए। 3 सेक्टर के बाद में क्लियर है। अब दोस्तों, हमने जो लिखा आपको कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण का महत्व, ये लिखने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखा गया है कि जो विकसित देश हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, तो विकसित देश और विकासशील देश, इस दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि जहां पर
जितना ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ है उतना ही वहाँ पर लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है बढ़ी है। तो एक कंप्लीट रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप प्रति व्यक्ति की आय और जो औद्योगिकरण का स्तर है दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। अन्योन्याश्रय संबंध क्या है कि यदि औद्योगिकरण का स्तर ज़्यादा होगा तो वहाँ उस देश का जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे आप यूएसए का ले लें, ठीक है। अब हम 2008 का हिसाब किताब बताते हैं। यूएसए क्या है? एक विकसित देश है। सबको मालूम है कि लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो हम क्या पाते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है वो है 2008 के हिसाब से 46,436 डॉलर, मतलब पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा एक व्यक्ति का जो वार्षिक जो इनकम है वहां पर 2008 का मैं अभी डाटा दे रहा हूं आपको, तो क्या है 46,436 डॉलर है एक व्यक्ति का है। और हिंदुस्तान में क्या है 1134, अभी बढ़कर के 1500 से ऊपर हो गया है। लेकिन हम 2008 का भी डाटा आपको बता रहे हैं। अमेरिका का भी 54-55 हज़ार रुपया हो गया, $1000 हो गया है। अभी हम सिर्फ 2008 का डाटा आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चाइना, इंडिया में क्या देख रहे हैं 1134 डॉलर, और चाइना में क्या देख रहे हैं 3744। ये सब अमेरिकन डॉलर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। डॉलर अनेक प्रकार के होते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी है, कनाडियन डॉलर भी है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम जब भी डॉलर की बात करेंगे अभी अमेरिकन डॉलर की बात करेंगे, और सबके अलग अलग मान होते हैं हमारे रुपया के हिसाब से। अब दोस्तों ये जो हमने देखा, ये हम क्या देख रहे हैं, अब आप देखिए कि इसमें कोई साम्यता है क्या। कहाँ 46,436 और कहाँ मात्र 1134 डॉलर। कितने डिफरेंस आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों अब हम चलते हैं कि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का क्या क्या योगदान है। तो जैसे अमेरिका के कंस्ट्रक्ट में लेते हैं, तो अमेरिका में हम क्या देखते हैं, इसको अगर अपन लेंगे जैसे एग्रीकल्चर जब हम कहते हैं तो एग्रीकल्चर प्लस एलिड एक्टिविटी दोनों को आप समझिए एक साथ, ठीक है ना। उनके साथ जो पशुपालन वगैरह सब जो हमने बताया वो सब एग्रीकल्चर में जुड़ा हुआ है। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें जो है जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का परसेंटेज कितना है, 2008 की बात कर रहा हूं, कितना है 1.3। और सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री उसमें कितना है 20.8 अमेरिका का। ये मैं कंपैरेटिव करूंगा तब तो आपको समझ में आएगा। और तीसरा सर्विसेज, इसका क्या है लगभग 77.3, ये सब परसेंटेज है। ये क्या है यूएसए का। ये यूएसए का 2008 का जो बाइफर्केशन है कि पूरे जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है वो मात्र 1.3% है, इंडस्ट्री का 20.8% है, सर्विसेज का 77.3% है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंडिया का क्या है 17.1, ठीक है। अभी इसका परसेंट कम हो गया, मैंने 14% हो गया है 2020 के मान से, लेकिन हम 2008 की बात कर रहे हैं। दूसरा 28.2 और तीसरा 50 से ऊपर होगा 54.6, ठीक है। और चाइना का हम क्या देखते हैं, चाइना चूंकि हमारा पड़ोसी है, डेवलपिंग कंट्री है, तो हम हमेशा जब बात करेंगे तो चाइना से कंपेयर करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि हम मान लीजिए केवल यूएसए से बात करते हैं ना तो हमें उतना पिक्चर क्लियर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि बिकॉज यूएसए इज ए मोर एडवांस्ड कंट्री, मोर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। और उनका 200 वर्षों का से ज़्यादा समय का वहाँ पर डेमोक्रेसी रहा है, ठीक है। और इन पॉइंट ऑफ टाइम हम तो 1947 में आज़ाद हुए, लेकिन वो 1776 में आज़ाद हुए, ठीक है।
तो वहाँ पर जो अच्छा वहाँ जो लोग गए वो भी ब्रिटिशर्स थे अधिकांश मामले में, तो वो ऑलरेडी डेवलप्ड थे। उनका उस समय में पूरे विश्व में आधे से ज़्यादा साम्राज्य पर उनका आधिपत्य था, तो वो ऑलरेडी एक डेवलप्ड लोग थे। और जो वहाँ पर जाकर के उन्होंने अमेरिकन जो उस समय में 13 कॉलोनी में अलग अलग बटे हुए थे 1776 से पहले, तो उन्होंने वहाँ के अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा फैलाने का काम किया। तो इसके कारण से हम जो हमारा जो यूएसए का जो इतिहास है, इकोनॉमिक इतिहास, और जो हमारे देश का है, वो दोनों बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। तो उससे हम ज़्यादा कंपेरिजन नहीं कर सकते, लेकिन हम कंपेरिजन कहाँ करेंगे, तुलना चाइना से, क्योंकि चाइना भी 1949 में वहाँ पर कम्युनिस्ट का शासन हुआ माओ से तुंग के समय में, और उससे पहले चियांग काई शेक का शासन था वहाँ, ठीक है। और उसके पहले अगर आप जाएंगे 1911 से पहले, तो वहाँ पर राजवंश का शासन था, ठीक है। तो चाइना जो है वो एक विकासशील देश है और हमारा भी देश विकासशील देश है। तो दोनों में कंपैरिजन करते तब हमें एक्चुअल पिक्चर सामने में आता है कि हम कहाँ कहाँ गलती किए हैं, ठीक है। अब चाइना का क्या है, चाइना का हम क्या देखते हैं कि उसका जो हिस्सेदारी है वो है एग्रीकल्चर में 10.3%, अभी ये 9% हो गया है, ठीक है। दूसरा 46.3 और 43.4 ये है। अब दोस्तों ये जो आंकड़े हम दे रहे हैं, इससे क्या समझ में आपको आया? इसका मतलब ये हुआ कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये सेकेंडरी सेक्टर जो मैंने अभी आपको बताया था, ये सबसे ज़्यादा यहाँ है, ठीक है। लेकिन सर्विस सेक्टर हमारे देश में ज़्यादा है, उनका कम है, उनका 43.4% है, हमारे देश में 54.6% है, और अमेरिका में 77.3% है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ब्रिटेन का देखेंगे या फ्रांस का देखेंगे या बेल्जियम का देखेंगे, तो आप क्या पाते हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा कम हिस्सेदारी है। अब ब्रिटेन का मैं देखता हूँ कि मात्र जो है 0.7% केवल एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर का जो हमारे नेशनल इनकम है उसमें योगदान है। तो आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर कितना कम है। उसका एक कारण ये भी है कि ब्रिटेन का अधिकांश हिस्सा क्या है, पथरीली भूमि है, बंजर भूमि है, ठीक है, खेती के लायक जमीन भी नहीं है वहाँ। इसीलिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम जब ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ते थे, तो ब्रिटेन के लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता होती थी कि हाउ टू गेट फूड सिक्योरिटी, और वो विभिन्न देशों से अनाज आयात करते थे, क्योंकि उनके यहाँ इतना ज़्यादा पैदावार नहीं होता था ताकि वो अपने जनसंख्या को खिला सकें, आबादी को खिला सकें, ठीक है। ये बहुत बड़ी समस्या थी ब्रिटेन के साथ में, और आज भी है। तो अभी भी हम क्या देखते हैं, तो चूंकि हम उसे कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम कंपैरिजन करेंगे चाइना से। क्यों करेंगे? क्योंकि चाइना का जो भूभाग है, हालांकि हमसे 3.25 गुना ज़्यादा बड़ा है। जहाँ तक उपजाऊ जमीन की अरेबल लैंड की बात है, तो चाइना का जो अरेबल लैंड है, माने अरेबल लैंड मतलब जो जमीन उपजाऊ के लायक है, उसकी जो तादाद है, परसेंटेज है, वो हमारे देश से कम है, ठीक है। आप देखिए कितना हम लोग सौभाग्यशाली हैं, और हमारे यहाँ सालों भर जो है कहीं न कहीं उपज होता रहता है। क्यों? कि हमारा देश कॉन्टिनेंटल डायमेंस का क्लाइमेट है, जिसके बारे में हम ज्योग्राफी में आपको क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ क्या हम फर्क पाते हैं? फर्क ये है कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, ठीक है। दूसरा, हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उतना तगड़ा नहीं है, मजबूत नहीं है जितना कि चाइना में है, ठीक है। लेकिन जो हमारे देश में जो प्राइमरी सेक्टर से जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो है 17.1%। लेकिन अगर आप इसको कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं, तो फिर आपको पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगा। 47%, 47% लोग, मतलब हिंदुस्तान की आधी आबादी वो कृषि पर निर्भर है, ठीक है। और लेकिन जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो दिन ब दिन आ रहा है। आज की वर्तमान स्थिति है 2020 में कि 14%, 13% उनका कंट्रीब्यूशन रह गया, मतलब हमेशा घटता जा रहा है, ठीक है। तो
दोस्तों इससे जो मैंने आपको जो ग्राफिक दिखाया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो देश जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज होगा उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ेगा। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो सर्विस सेक्टर भी बढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम भी प्रभाव डालता है। तो अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ, अब हमारा यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। देखिए 1980 तक तो हमारे देश का जो इकोनॉमी का जो आकार था और चाइना का दोनों का एक ही जैसा था। चाइना ने जब तेंग सियाओपिंग उनके नेता हुए, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मतलब माओ से तू के मरने के बाद में तेंग सियाओपिंग 1976 में इनके हाथ में सत्ता बागडोर आ गई। तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया, 1 कंट्री 2 इकोनॉमी, उन्होंने ये फार्मूला इजाद किया। हमारे देश में आपने देखा होगा कि जो 1956 का जो इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन था, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर को कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी बनाने का प्रयास किया गया था और हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था की बुनियाद डाली गई थी, मिक्स्ड इकोनॉमी की। लेकिन चाइना में भी इसी प्रकार का काम था, लेकिन चाइना में चूंकि कम्युनिस्ट शासन था तो वहाँ पर टोटल जो है ना स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी था, ठीक है। अब तेंग सियाओपिंग ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल लेवल पर तो हम जो है वो कम्युनिस्टों का शासन रहेगा, लेकिन आर्थिक जगत में हम 2 प्रकार की इकोनॉमी रखेंगे। पहला, कम्युनिस्ट कुछ जो सेक्टर हैं वो पूरी तरह से स्टेट कंट्रोल रहेगा, जैसे कि जो ऐसे सेक्टर जो कि डिफेंस से रिलेटेड हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, वहाँ पर तो पूरी तरह से स्टेट का कंट्रोल होगा। लेकिन कुछ जो सेक्टर हैं उसको उन्होंने क्या किया, कैपिटलिस्टों के लिए खोल दिया। तो वहाँ पर चाइना में 1980 के बाद में हम क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका बहुत ज़्यादा या बहुत मात्रा में इसका निवेश हुआ चाइना में। हमारे देश में उस स्तर का निवेश नहीं हुआ, ठीक है। जब चाइना में FDI का बहुत ज़्यादा निवेश किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को निवेश किया गया, तो उन्होंने बड़े बड़े फैक्ट्री लगाए और चूंकि वहाँ पर चीप लेबर था, जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, तो बाहर के देश के जो पूंजीपति थे उन्होंने भी वहाँ पर अपने फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लगाए। और इसी कारण से हम देखते हैं, और एक काम और उन्होंने किया कि चोरी छिपे उन्होंने उनके टेक्नोलॉजी को भी ले लिया और फिर अपना इंडस्ट्री भी डालने लगा। जो फ्रांस की टेक्नोलॉजी थी, जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी थी, उसको भी उन्होंने चुराया और उसके बाद में अपना इंडस्ट्री डालना शुरू किया। पहले तो अमेरिकन, फ्रांस, ब्रिटेन के पूंजीपतियों को बुलाया और उसके बाद में उनसे इंडस्ट्री डलवाया। उनके जो टेक्नोलॉजी थी उसको भी उन्होंने कॉपी किया, कॉपी में मास्टर हैं, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने खुद इंडस्ट्री डाला। तो आज की तारीख में हम क्या देखते हैं कि चाइना जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है और इसके कारण से पूरे देश में, माने सारे देश में आप कह सकते हैं कि चाइनीज सामान से पट गया है। इवन भारतवर्ष भी अछूता नहीं है और हमारा भारतवर्ष का चाइना के साथ में अभी एडवर्स ट्रेड बैलेंस चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 60-65 बिलियन डॉलर चाइना हमको यहाँ सामान भेजता है और हम मुश्किल से 15-20 बिलियन डॉलर ही भेज पाते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके फेवर में है? चाइना के फेवर में। तो ये क्यों हुआ है? बिकॉज चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बन गया है, ठीक है। अब ये तो अलग एक टॉपिक हो जाएगा, उस पर मैं किसी दिन, मैंने रैंडम ऐसे मेरा एक पेज है फेसबुक पर, मैंने उसमें बहुत डिटेल में लिखा है कि व्हाई चाइना हैज बिकम इकोनॉमिक जायंट या मैन्युफैक्चरिंग जायंट, उस पर पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। अब आज की तारीख की, अब दोस्तों हमारा दूसरा जो पॉइंट होगा, चूंकि आप एग्जाम दे रहे हैं इसीलिए हम उस पर फोकस करेंगे।
कि देश जब आज़ाद हुआ तो आपने क्या पाया। हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था था वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। मैंने इतिहास के, इंडियन हिस्ट्री के सब्जेक्ट में आपको बताया था कि 3 प्रकार के इकोनॉमिक फेजेस थे ब्रिटिश पीरियड में। पहला था वाणिज्यवाद का फेज, दूसरा था स्वतंत्र व्यापार का फेज, और तीसरा था फिनेंशियल कैपिटलिज्म, वित्तीय पूंजीवाद का फेज। वो वीडियो आप जरूर उसको पढ़िए, तो आपको सब अंदाजा लग जाएगा, ठीक है, डिटेल में। अभी के लिए मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय में हमारे देश का जो इंडस्ट्री था या उद्योग था वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसको एक कॉलोनी के रूप में कन्वर्ट किया हुआ था, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, उपभोक्ता वस्तु, ये ज़्यादा, इसके ज़्यादा इंडस्ट्री थे। और दूसरा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, इसको क्या बोलते हैं, पूंजीवाद, नहीं, पूंजीगत वस्तुएं। हाँ, पूंजीगत वस्तुएं जो हैं उसका इंडस्ट्री जो है ना बहुत कम था। अगर आप एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, उनका ये कहना है कि जो इकोनॉमी के स्टेजेस होता है ना, उसके 3 स्टेज होते हैं। हॉफमैन, मैं बीच में बता देता हूँ, इन्होंने 3 स्टेज बताए। पहले स्टेज में क्या होता है कि आप देखेंगे कि जैसे कि गांव देहातों में आप देखते होंगे कि सरसों से तेल पेड़ने का छोटा छोटा, जैसे कि लोग तेल पढ़ाई करते हैं, ठीक है, या लेदर इंडस्ट्री, चमड़े का उद्योग, जूते बनाने का, ठीक है, ये सब जो है, या जैसे लोहे को गलाने का काम, उससे विभिन्न प्रकार के औजार बनाने का काम, ये छोटे मोटे स्तर पर उद्योग लगाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप देखेंगे बहुत सारे सामान का ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेकेंड स्टेज में। जैसे कि आप, एक तो हुआ कि आटा से आप रोटी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप ब्रेड बनाने लगे, ठीक है, तो क्या है, उसमें आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ठीक है। वो जैसे क्लॉथ का निर्माण हुआ, कपड़े का निर्माण, मोटे कपड़े का निर्माण तो साधारणतया बन सकता है, लेकिन यदि आप महीन कपड़े का निर्माण आप करते हैं, बेहतर क्वालिटी कपड़े का निर्माण करते हैं, तो वो एक प्रकार का बेहतर टेक्नोलॉजी आपको इस्तेमाल करना होगा। तो ये क्या है, सेकंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज में हम क्या देखते हैं, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ उस समय में, उस समय में स्थिति क्या थी कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री की भरमार थी, लेकिन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बहुत कम था। अब वहाँ क्या हो रहा था कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का जो सप्लाई था वो अधिक था, डोमेस्टिक डिमांड से ज़्यादा था। मान लीजिए उसका इंडेक्स है 112, डिमांड है मात्र 100 का, तो सप्लाई है 112 का, ठीक है। तो इसका असर क्या होगा, सामान की कीमत क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, सस्ता होगा। आप पुराने ज़माने के लोगों से सुनते होंगे कि साहब बहुत सस्ता सामान था, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री था, पूंजीगत उद्योग, वो उसकी डिमांड थी ज़्यादा, लेकिन सप्लाई नहीं था। सप्लाई कितना था, 80। इसको अगर मान लीजिए 100 है डिमांड, 100 यूनिट, तो सप्लाई कितना है, 80 का, तो 20 की कमी हो गई ना। तो ये हमारे देश का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो उस समय में जो पिक्चर है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक लॉपसाइडेड, माने एक पक्षीय औद्योगिकरण का विकास हुआ। ऐसा नहीं है कि देश में औद्योगिकरण का विकास अंग्रेजों के ज़माने में नहीं हुआ, लेकिन वो हुआ कब, 1920 के बाद से। पहले अंग्रेजों ने क्या किया, फ्री ट्रेड 1813 में उन्होंने क्या किया, 1813 से पहले तो उनका जो फेज ऑफ मर्केंटिलिज्म था, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं, आप डिटेल में देख लीजिएगा। 1813 के बाद में उन्होंने फ्री ट्रेड इकोनॉमी कर दिया, ठीक है।
और इसके तहत में हिंदुस्तान से कच्चा माल ले जा करके ब्रिटेन ले जाते थे, वहाँ पर पक्का माल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हिंदुस्तान के मार्केट में वो बेचने के लिए डालते थे। तो इस तरह से यहाँ से सारे पैसे लेके वो चले जाते थे, ठीक है। लेकिन 1900 जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद से यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि या उसके पहले से उन्हें 20वीं शताब्दी के शुरू से ही जब टाटा आयरन एंड स्टील की शुरुआत हुई और अंग्रेज़ों ने भी बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो वहाँ के पूंजीपति वहाँ यहाँ डाले, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। लेकिन उसका एक माइनस पॉइंट क्या था? मीडियम इंडस्ट्रीज का अभाव था, ठीक है। लैक ऑफ, हिंदी में क्या बोलेंगे, मध्यम, लैक ऑफ मीडियम इंडस्ट्रीज, इसका बहुत जबरदस्त अभाव था। तो एक तरफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री था, दूसरी तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था, बीच में मीडियम लेवल का जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से गायब था। इसीलिए हमने कहा कि जो हिंदुस्तान में अंग्रेजों के ज़माने में जो औद्योगिकरण हुआ वो क्या था, एक पक्षीय था। हिंदी में एक पक्षीय, या मतलब उसको बोलेंगे सर्वांगीण विकास नहीं हुआ था। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे लॉपसाइडेड, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, ऑफ करिए। अभी जो गवर्नमेंट, आपने सही क्वेश्चन किया कि अभी जो सरकार ने जो एमएसएमई इस पर जो ज़्यादा जो बहुत जोर दे रही है, उसका कारण क्या है? एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होगा? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, यही है ना एमएसएमई का मतलब। हाँ, इंटरप्राइजेज, यू आर माइक्रो लिखो आप लोग, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होगा ये, इंटरप्राइजेज, वेरी गुड। यस, तो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म है एमएसएमई का। दोस्तों, भारत सरकार इस पर क्यों जवाब दे, मैंने ज़्यादा प्रेशर क्यों दे रही है? क्योंकि पूरे जो हमारे देश में जो पिछले 70-72 साल का इतिहास क्या बताता है? 1956 में इंडस्ट्रियलाइजेशन का पॉलिसी जारी किया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत में। 1991 में मैंने बताया कि आपको लिबरलाइजेशन या उदारीकरण की शुरुआत की गई, ठीक है। अभी जो हम देख रहे हैं भारत सरकार का पूरा जो फोकस है वो किस पर है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज पर, जिसको शॉर्ट में एमएसएमई कहते हैं। क्यों इस पर प्रेशर है? क्योंकि देखा गया कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में तो आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, लेकिन जो मैं बाद में कहना चाह रहा था वो अभी ही कह रहा हूँ, उसमें क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम हुआ, माने रोजगार के अवसर पैदा ज़्यादा नहीं हुए, ठीक है। अब हमारा देश जो है वो बहुत बड़ा आबादी वाला देश है, लोगों को रोजगार चाहिए। कोई भी अगर आप उद्योग या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो उसका पहला मकसद क्या है? लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये अमेरिका नहीं है, ये बेल्जियम नहीं है, यहाँ पर 130 करोड़ लोग रहते हैं। तो अगर रोजगार की सुविधा नहीं होगी तो फिर क्या होगा? बेरोजगारी फैलेगी, देश में अमन चैन खराब होगा, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होगी, हड़ताल होंगे, घेराव होंगे, लोग भूखमरी की समस्या से जूझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इसीलिए माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज पर पूरी तरह से गवर्नमेंट ने फोकस किया। क्यों? इसमें दो बातें हैं। पहला तो इसमें पूंजी कम लगता है, और दूसरा इसमें रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो गवर्नमेंट ने जो आज़ादी के बाद से जो इन्वेस्ट किया वो कोई गलत था। वो गलत नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जैसे कि आप एक उदाहरण लीजिए, बोकारो स्टील प्लांट, सलेम, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सब स्टील इंडस्ट्री है ना। अब ये क्या है? ये बेसिक इंडस्ट्री के हिस्से हैं।
अब दोस्तों बेसिक इंडस्ट्री जैसे मैंने पहले बताया था, उसका मतलब क्या होता है? ये अपने आप में तो इंडस्ट्री है ही, इसके अलावा ये दूसरे इंडस्ट्री बनाने में भी कारगर हैं। तो अगर आपके पास में इस्पात नहीं है तो आप फिर दूसरे इंडस्ट्री भी नहीं लगा सकते। तो इसका इसीलिए इसको बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे आयरन एंड स्टील को क्या कहा जाता है? बेसिक इंडस्ट्री। क्यों? कि अपने आप में तो इंडस्ट्री है ही, ये दूसरे जो इंडस्ट्री, जैसे आपको खाद का कारखाना लगाना है तो आपको उसमें वहां भी इस्पात की जरूरत होगी, और ये सप्लाई कौन करेगा? आयरन एंड स्टील। इसीलिए इसको बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। तो अभी हिंदुस्तान की स्थिति क्या है? आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्री का पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उन्होंने वेज गुड इंडस्ट्री पर, ये सब कुछ इकोनॉमिक टर्म है जो आपको याद रखना होगा, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, या कंज्यूमर गुड्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने लार्ज स्केल या कैपिटल गुड इंडस्ट्री पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो आज उसका परिणाम क्या है कि हमारा देश रॉकेट छोड़ रहा है, हमारा देश बड़े बड़े बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, ठीक है। हमारा देश चंद्रयान और मंगलयान में भाग ले रहा है। लेकिन आप साउथ ईस्ट एशिया के जो मैंने 6 कंट्री आप बताए, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंपूचिया, फिलीपींस, ये साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है ना, सिंगापुर, क्या इनमें ताकत है? क्या ये बना सकते हैं? वो इसीलिए नहीं बना सकते, हालांकि हमसे बहुत ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है उनके पास में। वो थाईलैंड के लोग हमको गरीब राष्ट्र बोलते हैं। जब यहाँ के लोग जाते हैं ना बैंकॉक घूमने के लिए तो बोलते गरीब देश से आ गया है, लोग हिकारत की नज़र से देखते हैं। लेकिन यदि आप ताकत की बात देखें, और चूंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, कॉन्टिनेंटल डायमेंशन का कंट्री है, उसका थाईलैंड से मुकाबला नहीं हो सकता है, वही मैं कह रहा हूं। तो इसमें इसीलिए हमारे योजनाकारों ने सबसे ज़्यादा फोकस किस पर किया? बेसिक इंडस्ट्री पर। इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में जाल फैल गया है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का, पेट्रोकेमिकल्स का, फार्मास्यूटिकल्स का। अभी आप देख रहे हैं, अभी ये कोविड हुआ, और कोविड में हम कोविड उसका बनाए कि नहीं बनाए, और हम दूसरे देशों को जो है ना उस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये भी बेसिक इंडस्ट्री का हिस्सा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिस्सा है, ठीक है। वो इसी कारण से है क्योंकि हमारा जो आधारभूत संरचना है इंडस्ट्री के मामले में, बिग इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रुपए की जरूरत होती है, कैपिटल की बहुत ज़्यादा पूंजी की जरूरत होती है, ठीक है। इसीलिए इसको कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो गया है जिसके कारण से आज हम वैक्सीन बनाने के लिए सक्षम हो चुके हैं। और इसके साथ ही एक चीज और फायदा हुआ, जब हमने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया तो उसके साथ साथ हमने इंजीनियरिंग गुड्स को भी बढ़ावा दिया, ठीक है। क्यों दिया? इंजीनियरिंग गुड्स को क्यों बढ़ावा दिया? उसके 2 कारण थे। पहला, एक तो टेक्नोलॉजिकल मैन पावर या स्किल्ड मैन पावर हमारे पास में हो, तो हमने बहुत सारे जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, ठीक है। आप देखेंगे अभी तो भोपाल और इंदौर में मिला के 400 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं लेकिन मैं शुरुआती दौर में कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में शुरुआती दौर में आईआईटी की स्थापना, अब दक्षिण एशिया में, पाकिस्तान में इस कहीं भी आईआईटी वगैरह और या आईआईएम की स्थापना नहीं हुई उस समय में। अभी हुई हैं लेकिन उस समय शुरुआती दौर में नहीं हुआ। अब ये सब जो इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस खुलने से हाई लेवल के टेक्नोलॉजी का देश में डेवलपमेंट होने से क्या हुआ है? स्किल्ड मैन पावर। अभी आप देखेंगे कि हिंदुस्तान जो है वो 10वां इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, और मैन पावर के मामले में, स्किल मैन पावर में 3रा कंट्री है, 3rd कंट्री। ये ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज हमने जो बेसिक इंडस्ट्री या कैपिटल गुड इंडस्ट्री में जो इन्वेस्ट किया, हालांकि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन उसके बहुत सारे अन्य फायदे हुए। जैसे पहला ये हुआ कि हमारे पास में स्किल्ड मैन पावर के बहुत बड़ा पूल हो गया,
जो अभी वर्ल्ड में तीसरे नंबर का है। ठीक है। दूसरा, इससे क्या हुआ है कि इंजीनियरिंग गुड्स बनाने में हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, और आज हम कंज्यूमर गुड्स को, जो पहले हम एक्सपोर्टर हुआ करते थे, अब हम इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्टर हैं। ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स, जैसे कंज्यूमर गुड्स मतलब टेक्सटाइल्स, पेपर, ठीक है, सोप, साबुन, कंज्यूमर गुड्स किसको बोलते हैं? हिंदी में क्या बताए थे? उपभोक्ता वस्तु। जैसे कि इसके हिंदी से ही समझ में आता है, उपभोक्ता वस्तु क्या होता है? जिसका हम तत्काल इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे साबुन बनाता है, उसका मैं इस्तेमाल करता हूँ, नहाने में इस्तेमाल करता हूँ, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। कपड़े हम पहनते हैं, कंज्यूमर गुड्स में आएगा। पेपर का इस्तेमाल करते हैं, टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं, ये सब कंजम्पशन के लिए, उपभोक्ता के लिए। ठीक है। अब पहले जो था ट्रेड में, जो फॉरेन ट्रेड में क्या रेशियो होता था हमारे देश से? कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा होता था फॉरेन ट्रेड में, हम निर्यात ज़्यादा करते थे कंज्यूमर गुड्स। अभी क्या कर रहे हैं? अब हम ज़्यादा करते हैं इंजीनियरिंग गुड्स, और खास करके जब से आईटी इंडस्ट्री का बढ़ावा हुआ है, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे। तो जब से आईटी इंडस्ट्री का हब हैदराबाद, बेंगलोर और गुरुग्राम, ये 3 जगह हुए हैं, उससे क्या हुआ है? 2 फायदे हुए हैं। पहला, हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है उसमें कंज्यूमर गुड्स के अपेक्षाकृत इन गुड्स का ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, और उसका एक इफेक्ट क्या हुआ है? वो इफेक्ट हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दोस्तों, आप ये जानते होंगे टर्म फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अमेरिकन डॉलर के हिसाब से बात कर रहा हूं। अभी जो हिंदुस्तान में जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो आज़ादी से लेकर अभी तक कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब हम जो सामान जो निर्यात करते हैं और आयात करते हैं, तो जब हम ज़्यादा आयात करते थे तो क्या होता था कि हमको डॉलर में पैसा देना होता था। हमारा करेंसी एक्सेप्ट नहीं करता था वो लोग। कुछ कंट्री के साथ में तो ज़रूर भारत सरकार का ट्रेड पैक्ट था, जिसमें कि हमारे करेंसी भी वो ले लेते थे, लेकिन अधिकांश मामले में यही हुआ कि आपको डॉलर में आपको पैसा देना होगा। तो यदि मान लो डॉलर हम देते रहेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा आयात करेंगे तो हमारे पास में डॉलर का अभाव होगा। जैसे कि आपने 1991 में देखा, तो चंद्रशेखर सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ा बैंक ऑफ इंग्लैंड में। ठीक है। क्योंकि उनको आयात किए हुए सामान को पैसा देने का, डॉलर देने का उनके पास पैसा नहीं था। ठीक है, क्लियर है ना? और उसी के बाद में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया, जिसके कारण से फिर उन्होंने स्वतंत्रीकरण, जिसको लिबरलाइजेशन कहते हैं, भारत में शुरुआत हुई। और ये शुरुआत हुई क्यों? उसके बहुत सारे कारण हैं, उसके बारे में हम पहले वीडियो बता चुके हैं। तो अब दोस्तों, इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हुआ? फॉरेन जो इंजीनियरिंग गुड्स के बहुत ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट करने लगा, तो हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी ज़्यादा इकट्ठा होने लगा। तो पहले जो हिंदुस्तान बहुत परेशानी झेलता था, अब वो समस्या नहीं है। तो एक तो वो है, और दूसरा रेमिटेंसेस। हमारे देश के बहुत सारे लोग विदेशों में गए हैं। ठीक है। जैसे कि सऊदी अरबिया में, मिडिल ईस्ट में, ये वो वहाँ, और अमेरिका में, ब्रिटेन में नौकरी करने के लिए अच्छे जो कि इंजीनियर है तो अच्छे पैसे मिलते हैं उनको, वो एक स्किल्ड लेबर के रूप में जाते हैं। तो उससे क्या हुआ है? जो रेमिटेंसेज है, अब चाइना के बाद में हिंदुस्तान ही ऐसा कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज जाते हैं। ठीक है। चाइना का नंबर 1 स्थान है और नंबर 2 इंडिया का। तो वहाँ से भी हमें फॉरेन ये रेमिटेंसेज जो मिलते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त ये इजाफा करने में सहायक हुआ है। और इसके कारण से डेवलपमेंट, अब गवर्नमेंट जो है विकास के कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगा सकती है। क्लियर है? तो दोस्तों, पिछले 60-70 साल में उपलब्धि क्या रहा? हमारे देश में जो औद्योगिकरण हुआ, उसमें 60-70 साल में उपलब्धि क्या रहा? अचीवमेंट ऑफ, माने औद्योगिकरण के उपलब्धि। ठीक है। अब पहला, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पहला क्या होगा कि हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है
वो आज़ादी के बाद से 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो 5 टाइम्स 5 गुना औद्योगिक उत्पादन, ठीक है। दूसरा, मैन पावर में हम तीसरे नंबर के कंट्री हो गए हैं, माने स्किल्ड मैन पावर में। स्किल माने कुशल, क्या बोलेंगे हिंदी में? तीसरा, विश्व में तीसरा रैंक, विश्व में तीसरा रैंक है किसमें? कुशल श्रम, श्रम या श्रमिकों, क्या है? श्रमिकों के मान से, कुशल श्रमिकों में, ठीक है। तीसरा, 10वां इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हो गए हैं, 10वां, ये सब लिखना पड़ेगा आपको, औद्योगिक देश, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में जो हमारा जो पुल है, जो मैंने कहा तीसरा कुशल श्रमिक इसी में आएगा, ठीक है, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे देश में जो मैन पावर है वो पूरे वर्ल्ड में तीसरा स्थान है, ठीक है। तीसरा मैंने कहा 10वां औद्योगिक देश, ठीक है। चौथा, अब औद्योगिकरण से क्या हुआ है? एक और फायदा हुआ है, वो है क्या है? अब हमारा देश जो है 5वां सबसे बड़ा सकल घरेलू उत्पाद, जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। लेकिन पीपीपी के मान से, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसको बोलते हैं शॉर्ट में पीपीपी, इसके मान से दोस्तों हिंदुस्तान का कितना रैंक है? तीसरा रैंक। पहला चाइना, दूसरा यूएसए और तीसरा इंडिया। ये पीपीपी क्या होता है? कैन एनीबडी एक्सप्लेन इट? परचेजिंग पावर पैरिटी, मैं आपको बताता हूं। परचेजिंग पावर पैरिटी, इसके बारे में हम अलग से आपको व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, लेकिन आज के लिए आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हिंदुस्तान में 1 किलो चावल का दाम है 20 रुपया, ठीक है। कितना दाम है? 20 रुपया। वही चावल का दाम सऊदी अरबिया में, जिसका कि जो करेंसी है वो क्या है? रियाल। अब मैंने जो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला कहा था, उसमें एक लाइन मेरे से छूट गया था कि मैंने कहा था कि पर कैपिटा इनकम और औद्योगिकरण का दोनों एक दूसरे पूरक हैं, लेकिन जो कुछ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं उस पर यह लागू नहीं होता है। जैसे कि सऊदी अरबिया, इराक, ईरान या कुवैत या वेनेजुएला, ये सब जो कंट्री हैं, जो ओपेक कंट्री के, ओपेक जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इनके हिस्से हैं। इनके यहाँ इतने ज़्यादा तेल मिलते हैं कि उसके कारण से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने के बावजूद भी पर कैपिटा इनकम उनका बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो वो एक आप अपवाद रखिए। तो आपको जब क्वेश्चन लिखेंगे तो इसमें आपको एक लाइन ये भी जोड़ देना होगा कि हमने क्या कहा था कि औद्योगिकरण और पर कैपिटा इनकम में अनुनाश्रय संबंध है। जैसे जैसे आपका देश का औद्योगिकरण बढ़ता जाएगा, आपका पर व्यक्ति का आय भी बढ़ता जाएगा। लेकिन ये फार्मूला कहाँ काम नहीं करता है? जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री, खास करके सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कुवैत, ठीक है, वहां पर तो कुवैत में तो पानी सस्ता है तेल से, पानी महंगा है तेल से। ये इतना कठिन है, बड़ा मुश्किल है। एक दिन टीवी में मैं देख रहा था, मैं बहुत परेशान हो गया था। तो इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ये एक एक्सेप्शन है। लेकिन जो मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियल जो पैराडाइम है उसके बारे में आप समझने की कोशिश करिए। अब दोस्तों, हमने जहां तक परचेजिंग पावर पैरिटी की बात किया, अब ये क्या है? मान लो कि यूएसए में रियाल है करेंसी, इसके दाम कितने हैं? 1 रियाल बराबर होता है हिंदुस्तान का मान लो 10 रुपया, ठीक है। क्या होता है?
और चावल जो है हिंदुस्तान में वो 20 रुपये का 1 किलो मिलता है। 1 किलो चावल हिंदुस्तान में 20 रुपये में, ठीक है, राइस। अब यही 1 किलो चावल अगर सऊदी अरबिया में खरीदा जाएगा तो इसका दाम कितना होगा? मान लीजिए इसका दाम है 200 रुपये, 200 रुपये केजी है, 200 रुपये 1 किलो चावल। ये कहाँ है? सऊदी अरबिया में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 केजी चावल का दाम 20 रुपया हिंदुस्तान में, और सऊदी अरबिया में कितना है? 200 रुपये। इसका मतलब 20 दांग 200, 10 टाइम्स ज़्यादा महंगा है, ठीक है। लेकिन वहाँ की जो करेंसी है वो मान लो 10 रुपया बराबर 1 रियाल है, ठीक है। तो 20 रुपया मैंने 2 रियाल में हम खरीदेंगे 1 किलो चावल हिंदुस्तान में। लेकिन 200 अगर रुपये किलो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 दहांग 200 मैंने 20 रियाल लगेगा यहां पर, ठीक है। तो अब 1 रियाल हिंदुस्तान में एक रियाल मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब हुआ कि जो है 10 गुना ज़्यादा जो है ये महंगा है, ठीक है। और रियाल का वैल्यू कितना है? 1 रियाल बराबर 10 रुपया, मतलब बात क्या है? बराबर है। समझ रहे हैं आप? अगर आप पीपीपी के मान से देखें तो क्या है? इक्वल है। तो दिस इज कॉल्ड पीपीपी। लेकिन ये तो मैंने एक आइटम की बात बताया। उसमें क्या होता है कि पीपीपी का जब हम वर्ल्ड बैंक जब बनाती है हिसाब किताब, तो वो 5, 7, 10, 15, 20 आइटम लेती है और उसके बाद में गणना करती है कि पीपीपी के मान से किस देश का इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा है, ठीक है। तो हमारे देश का जो वर्तमान स्थिति वो क्या है कि पीपीपी के मान से हमारे देश का स्थान 3रे नंबर का है। मतलब हमारा इकोनॉमी 3रे नंबर का है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। ये कम भारी बात नहीं है। और 70-72 साल में इतनी ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करना, इट इज ए ग्रेट अचीवमेंट। जिस देश में 94% लोग भूखे से मर रहे हो 47 ईस्वी में, वो देश आज मंगलयान की बात कर रहा है, चंद्रयान की बात कर रहा है और इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। हालांकि यदि हम चाइना के कंपैरिजन में देखेंगे तो हमारी उपलब्धि फीकी हो जाती है, ठीक है। क्यों होती है कि 1980 में हमारे देश का जो इकोनॉमी का आकार था और चाइना का जो था वो दोनों बराबर था। लेकिन चाइना में 1980 से लेकर के 2010 तक, दोस्तों ये कितने साल हो गया? 30 साल, 30 इयर्स। इसमें उसका जो ग्रोथ रेट था वो 10% लगातार होता रहा, मोर देन 10%। और हमारे देश में अभी आपको बता रहे हैं कि रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ आज़ादी के शुरुआत से लेकर फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान और थर्ड प्लान यहां तक तो जो है 8% के रूप में ग्रोथ रेट होता रहा। मतलब 1963 तक, ठीक है, 1963 तक। लेकिन जब इंडिया का चाइना का जो संघर्ष हुआ उसमें आप देखेंगे कि देश का माली हालत बिगड़ने लगा, ठीक है। उसके बाद में 1965 में फिर युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। तो हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी घटता गया। तो अभी जो हमने जो एक आंकड़ा जो खींचा है कि 1960 से 70 तक 5.5%, 1971 से 80 तक 4%, 1980 से 85 5.5%, 1985 से 90 8%, 1997 से 2001 तक 4.6%, 2002 से 2007 तक 8.2%। इतना तक हमने अभी डाटा आपके सामने प्रस्तुत किया। तो अभी दोस्तों आप क्या देखते हैं?
आप ये देख रहे हैं कि कभी भी 10% हमारे देश में नहीं हुआ ग्रोथ। और इसी कारण से आज क्या हम देखते हैं कि चाइना का जो इकोनॉमी है वो कितना है, 14 ट्रिलियन है, या मोर देन 14 ट्रिलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर की बात कर रहा हूं मैं। और हिंदुस्तान का कितना है, 2.9, या लगभग आप 3 मान लीजिए, 3 ट्रिलियन। ये कितने का गैप हो गया है, गुणित कितना हो गया, 3 चौक 12, लगभग 4.5 गुना। ठीक है, ये इकोनॉमी जो है ना हमसे बढ़ गया है। ठीक है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि चाइना का इकोनॉमी जो है वो लगातार 30 साल तक 10% या उससे ज्यादा के मान से बढ़ता रहा। और वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हमने आपको अभी डाटा बताया था ना कि चाइना में और हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या अंतर है। तो हमने ये बताया था कि अभी यूएसए से भी हमने तुलना किया था और आपने देखा था कि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा व्यापक है। युआन, ये अभी 6 रुपये के बराबर है। 6 रुपया बराबर एक युआन होता है। घटते बढ़ते रहता है, आप लोग पढ़िएगा उसको। एक जो सबसे ज़्यादा जो हमारे देश का जो उपलब्धि है वो 2 चीज़ है। पहला सेल्फ सफिशिएंसी, यहाँ लिख देता हूँ, जो उपभोक्ता वस्तु है उसमें हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। क्या हो गए, आत्मनिर्भर। पहले जो हम बहुत सारे सामान जो विदेशों से खास करके अनाज मंगाते थे, जैसे PL 480 के तहत में हमने अमेरिका के साथ संधि किया था, जिसमें कि वो हमें चावल और गेहूं हमें देते थे, हैं, और ये भी कहते थे कि आप हम जो वियतनाम पर जो अटैक कर रहे हैं आप उसके बारे में आलोचना मत करो। आप जॉनसन ने क्या कहा था, वहाँ के प्रेसिडेंट ने, कि आप वियतनाम पर उनका आक्रमण चल रहा था, तो बोले कि हिंदुस्तान जो है मैं गेहूं तुमको दे रहा हूँ तो तुम जो है अमेरिका का खिलाफत मत करो। ठीक है, ये बहुत बड़ा त्रासदी था। और फिर ये उन्होंने मंथली ईयरली कोटा को घटा करके मंथली कोटा कर दिया ताकि हिंदुस्तान के सरकार पर दबाव डाला जा सके। ठीक है, तो इसके कारण से भारत सरकार ने क्या किया कि हरित क्रांति लाया 1966-67 में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अब दोस्तों इसका परिणाम क्या हुआ, सेल्फ सफिशिएंसी इन कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तु में हमारी आत्मनिर्भरता। ठीक है, इसके अलावा हम बहुत सारे जो कैपिटल गुड्स हैं उसमें हम आत्मनिर्भर हो गए। जैसे कि NPK, आप जानते हैं NPK में N क्या होता है, नाइट्रोजन, और P मतलब फास्फोरस, और K मतलब पोटास। अब केवल पोटास को छोड़ करके बाकी मामलों में हम आत्मनिर्भर हो गए। जितना हमारा कंजम्पशन है उससे ज़्यादा हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। और पहला तो ये है कि जैसे कि पहले जो है जो क्लियरेंस होता था, जो लाइसेंस क्लियरेंस में, उसमें जो है ना 6-6 महीना 2-2 साल लगता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 विंडो प्लान कर दिया। आपने सुना होगा, विज्ञापन में भी चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 दिन के अंदर में, 5 दिन के अंदर में क्लियरेंस दिया जाता है। दूसरा, जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो बेसिक जो आधारभूत चीज़ है वो क्या है, पावर। तो आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर के जो हमारे पास डाटा है, तो अब जो है हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा पावर के मामले में भी जो है ना सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहा है। और पहले जो 2 घंटे 3 घंटे जो है मात्र बिजली होते थे, अब आप देखें कि 1951 में मात्र जो है 5 बिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता था। 5 बिलियन किलोवाट 1951 में। अब कितना पैदा हो रहा है, 2013-14 की बात अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 967.2 ये बिलियन किलोवाट ये पैदा कर रहा है। ठीक है, 967 बिलियन किलोवाट। ठीक है, 967, आप अंदाजा लगा लें कि 967.2 बिलियन किलोवाट। ये मैं कब का आंकड़ा दे रहा हूं, 2014-15 का। पहले 1951 में क्या था, 5 बिलियन
किलोवाट, KWH, KWH होगा, KWT होगा, KWH, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमने पावर सेक्टर में हमने विकास किया है। तो अगर आपको विदेशी पूंजी को अपने यहाँ लाना है तो आपको आधारभूत संरचना तैयार करना होगा। और आप देखेंगे कि पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में हमारे देश में कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। चतुर्भुज योजना जो भारत सरकार ने बनाया, उसके कारण से हम क्या देखते हैं कि देश के चारों हिस्से जो चार जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ गए हैं और 4 लेन 6 लेन रोड बन गए हैं, ठीक है, जो पहले नहीं था। उसी तरह से रेलवे में भी विस्तार हुआ, उसी तरह से पोर्ट में विस्तार हुआ है, इनलैंड वाटर में भी विस्तार हुआ। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के चैप्टर में आपको बता चुका हूं। तो अगर आपने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर माना आधारभूत संरचना खड़ा किया, पावर आप सप्लाई निर्बाध गति से होने दिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जो पूंजीपति है और जो लेबर है, मजदूर, उनमें समन्वय स्थापित करना, द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कैपिटलिस्ट जिसने कि इंडस्ट्री ओपन किया और जो वर्कर वहां काम कर रहे हैं, दोनों में कॉर्डियल रिलेशनशिप, मधुर संबंध, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो अगर इस तरह की व्यवस्था आप करते हैं तो आपके यहां भी आएगा। लेकिन शुरुआती दौर में चाइना बाजी इसलिए मार गया कि उन्होंने बहुत प्रकार के कंसेशन जो है उन्होंने विदेशी पूंजीपतियों को दिया। ये हमारे देश में 1990 तक क्या चल रहा था? समाजवाद, बहुत ज़्यादा स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी पर ज़्यादा फोकस था, ठीक है। उन्हें डर लग रहा था कि विदेशी अगर आएंगे, मल्टीनेशनल कंपनी आएंगे तो कहीं देश की अर्थव्यवस्था को वो नुकसान न पहुंचा दें और यहाँ के जो लोकल इंडस्ट्री हैं वो उससे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो ये सब बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि हम 200 वर्षों की गुलामी के बाद में आज़ाद हुए हैं, तो ऐसा नहीं हो कि कॉलोनियलिज्म इज डेड, जैसे कि इंग्लैंड के महाराजा के बारे में कहा जाता है, कॉलोनी डेड लॉन्ग लिव। इसके बारे में हम अलग से चैप्टर आपको बताएंगे भी। माने कॉलोनियलिज्म इज डेड, माने कॉलोनियल उपनिवेशवाद मर गया, आज़ाद हो गया हम देश 1947 में। लेकिन लॉन्ग लिव न्यू कॉलोनियलिज्म, नव उपनिवेशवाद जिंदा हो, जिंदाबाद। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि अब जो डायरेक्ट शासन जो विदेशियों का हमारे देश पर था, अब न होते हुए मल्टीनेशनल कंपनी के माध्यम से वो हमारे सारे अर्थव्यवस्था को अपने हित में कब्जा कर लें। भले हम आज़ाद हैं, लेकिन हम कहने के लिए आज़ाद हैं। हमारा सारा जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको नियंत्रण कौन कर रहा है? मल्टीनेशनल कंपनी। और मल्टीनेशनल कंपनी किसके अधीन में है? वहाँ के कंट्री के अंदर में, ठीक है। तो वहाँ से विदेश से वो ऑपरेट करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस ना कर दें, जैसा कि उन्होंने अफ्रीकन कंट्री में किया है, जैसा उन्होंने बहुत सारे अन्य देशों में किया है, ठीक है। और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव ये होगा कि आपका विदेश नीति भी बंधुआ माने गिरवी हो जाएगा, जैसे अभी पाकिस्तान का हो गया है। आप देख रहे हैं ना, पाकिस्तान अपना स्वतंत्र विदेश नीति अख्तियार नहीं कर सकता है, जिस तरह से हिंदुस्तान अपना स्वतंत्र विदेश नीति अख्तियार करता है। और किसी देश का सॉवरेंटी का पैमाना मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था, वो क्या है? बैरोमीटर क्या है? किसी भी कोई भी देश सार्वभौम है या नहीं है, उसका बैरोमीटर क्या है कि उस देश का फॉरेन कितना ज़्यादा स्वतंत्र है, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और अन्य देशों में कितना डिफरेंसेज है। और वो क्यों है डिफरेंस? बिकॉज हिंदुस्तान एक आर्थिक ताकत बन चुका है, ठीक है। और वो आर्थिक ताकत क्यों बना है? बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट का जो हमारा
मैं 10 मिनट का समय लूँगा। जो हमारा जो पार्ट है उसके बारे में हम बताएंगे कि औद्योगिकरण की कमियां क्या है। व्हाट आर द इनएडिक्वेसीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ये आपको क्रिटिकल एनालिसिस जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये सभी पॉइंट लिखना होगा। तो पहला रोजगार या बेरोजगार लिखो। बेरोजगारी की समस्या को हल करने में असफल। क्यों? कि जिस अनुपात में भारत सरकार ने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में और विभिन्न इंडस्ट्री में जो पैसे खर्चे किए, इन्वेस्टमेंट किए, उस अनुपात में बेरोजगारी की समस्या कम नहीं हुई, क्योंकि ज़्यादा रोजगार उत्पन्न नहीं हुए। उसका रीज़न क्या हुआ? कि रीज़न ये था कि जो अभी जो भारत सरकार जो MSME जो मैंने आपको बताया कि उसमें पूंजी भी कम लगते हैं और ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है कि पूंजी तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा और उसके जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत दिनों के बाद आते हैं। जैसे कि अभी भारत सरकार ने जो स्टील इंडस्ट्री जो 1950-56 में 60 में दूसरे देशों के अनुकंपा या उनसे सहायता प्राप्त करके जो बनाया, उसका रिजल्ट 40-50 साल तक दिखा नहीं, लेकिन अब दिखने लगा। ठीक है, तो वो एक लंबा गेस्टेशन पीरियड लेता है। ठीक है। दूसरा, उससे रोजगार, लोगों को तो तत्काल रोजगार समस्या चाहिए, तो वो बेरोजगारी की समस्या को हल करने में असफल रहा। दूसरा, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दूसरा माइनस पॉइंट था वो था कि जो छोटे, और ये हमारे औद्योगिकरण नीति की बहुत बड़ा माइनस पॉइंट था, जिसको कि भारत सरकार इसको ठीक कर रही है। ठीक है। तीसरा, छोटे और मझोले मतलब मीडियम, छोटे और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देना, ये हमारे औद्योगिकरण नीति का माइनस पॉइंट था, जिसको कि आप लास्ट में लिखेंगे कि अब भारत सरकार इस पर पूरी तरह से प्रयास कर रही है और इसलिए MSME जो हमने बताया उस पर फोकस कर रही है। तीसरा, ये जो उद्योग लगाए गए भारत सरकार के द्वारा या बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा, वो क्या हुआ है कि जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज जो पहले ही से विकसित क्षेत्र थे, जैसे कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और बेंगलोर, मतलब हैदराबाद, ये पहले से विकसित क्षेत्र हैं अंग्रेजों के ज़माने में। तो अब इन क्षेत्र या दिल्ली के आसपास के इलाके, तो इन क्षेत्रों में ही जो है ना अधिक से अधिक उद्योग लगाए गए। अभी भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इससे क्या हुआ दोस्तों? इससे ये हुआ है कि देश में जो मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि देश में क्या हुआ, रीजनल डिस्पैरिटीज, क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ गया है। ठीक है, मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूं डिटेल में कि किस तरह से क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ गया, जिसके कारण से बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो राज्य हैं वो विकास के क्रम में पीछे छूट गए हैं। ठीक है, तो ये क्यों हुआ कि ये जो सारे जो इंडस्ट्री जो लगाए गए वो वहीं लगाए गए आज़ादी के बाद से, जो अंग्रेजों के ज़माने में भी अपेक्षाकृत विकसित थे, और वहाँ पर कुछ न कुछ आधारभूत संरचनाएं पहले से मौजूद थी। तो इसका जो परिणाम हुआ, वह क्या हुआ कि एक तरह से जो रीजनल क्षेत्रीय जो है असंतुलन देश में पैदा हो गया, और उसके बारे में हम डिटेल में आपको बता चुके हैं, मैं और आगे नहीं बताऊंगा। एक और माइनस पॉइंट हुआ है, और जैसे कि ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन नहीं दिया, जैसे कि उन्होंने राउरकेला में स्टील प्लांट लगाया जो एक पिछड़ा क्षेत्र है। ठीक है, जैसे उन्होंने अन्य दूसरे जगहों में, जैसे कि आप दुर्गापुर या बोकारो स्टील प्लांट, यहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े स्टील के, इस्पात के उद्योग लगाए। लेकिन दोस्तों माइनस पॉइंट क्या हो गया कि वहाँ पर एंसिलरी इंडस्ट्रीज, हिंदी में क्या बोलेंगे,
सहायक उद्योगों का विकास नहीं हुआ। माने पिछड़े क्षेत्रों में, ऐसा लिखिएगा कि पिछड़े क्षेत्रों में बड़े बड़े उद्योगों लगाने के बावजूद भी सहायक उद्योगों का विकास नहीं हुआ। तो जब सहायक उद्योगों का विकास नहीं हुआ तो वहां पर बेरोजगारी की समस्या भी खत्म नहीं हुई। ठीक है। और लास्ट में, जैसा कि मैंने आपको चाइना और इंडिया के कंपैरिजन में बताया कि किस तरह से चाइना ने 10% ग्रोथ रेट लगातार 30 वर्षों तक किया, और हमारे देश में हम क्या देखते हैं कि राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्लानिंग 1951 से हमारे देश में प्लानिंग की शुरुआत हुई, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि शुरुआत के जो 12-14 वर्ष थे वहां पर तो 8% 9% ग्रोथ हुआ, लेकिन बाद के वर्षों में विदेशों चाइना और पाकिस्तान से लड़ाई होने के कारण से, और बाद में पब्लिक सेक्टर का अक्षमता के कारण, जिस पर कि भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा दांव लगाया था, बहुत ज़्यादा पूंजी का निवेश किया था, तो ब्यूरोक्रेसी या रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही हिंदी में कहते हैं ना, उसके कारण से क्या हुआ, बहुत सारे जो स्टेट के पब्लिक सेक्टर थे और केंद्र के जो पब्लिक सेक्टर थे वो क्या हो गए, माइनस में चले गए, लॉस मेकिंग इंडस्ट्री में कन्वर्जन होते गया। ठीक है। तो इसके कारण से क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ होना चाहिए लगातार कंसिस्टेंट, जस्ट लाइक चाइना, वो हमारे देश में नहीं हुआ। दूसरी बात, जिस तरह से चाइना में एफडीआई बहुत ज़्यादा पैमाने पर आया उस पिछले 30 साल में, और अभी भी आ रहा है, उतने पैमाने पर हमारे देश में नहीं आया। इवन अगर ब्राज़ील से कंपेयर करें उतना भी हमारे देश में नहीं आया। अगर आप थोड़ा सा डाटा मैं किसी दिन आपको बताऊंगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो के हिस्सा ब्राज़ील भी है, और ब्रिक, आप जानते हैं ब्रिक्स, एक दिन मैंने आपको बताया था, यह ऑर्गेनाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसमें हिंदुस्तान भी हिस्सा है और ब्राज़ील भी हिस्सेदार है। ठीक है। तो ब्राज़ील से भी कम जो है एफडीआई हमारे देश में आया। उसका कारण क्या था, यहाँ के ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल के कारण, डिसीजन नहीं लेना और उनको आधारभूत संरचना प्रदान नहीं करना, पावर सेक्टर का कमजोर होना जो कि अब बढ़ गया है। ठीक है। ये सारे जो फैक्टर थे वो विदेशी पूंजी को हिंदुस्तान में आने से हतोत्साहित करते थे। ठीक है। तो ये जो स्टेडी ग्रोथ, जो लगातार जो हमारे देश में जो उद्योग का विकास नहीं हुआ, हालांकि 2008-9 में 9% तक ग्रोथ हुआ। ठीक है। लेकिन उसके बाद में 5%, 6%, 4% इसी तरह का ग्रोथ रहा है। तो इसके कारण से हम जो है औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी चाइना से पिछड़ गए। ठीक है।